हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस क्लास में हम सब्जेक्ट कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का टॉपिक करेंगे फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। देखिए, इस टॉपिक को आर्टिकल 14, 15, 30 एंड 51 ए के नाम से भी आपके सिलेबस में ये है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, बट चीज सेम ही है। अभी आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा, बिकॉज जो राइट्स एंड ड्यूटीज है वो आर्टिकल 14, 15, 30 एंड 51 ए के अंदर ही कवर है। तो इसलिए टॉपिक सेम है, बट किसी भी तरह से टॉपिक आप बोल सकते हैं आर्टिकल्स के नाम आपको दे दिए जाए या फंडामेंटल राइट्स या ड्यूटीज बोल दिया जाए तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो घबराना नहीं है, चीज सेम ही है। देखिए, इस सब्जेक्ट के नोट्स अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो सेल्स एग्जीक्यूटिव का फ़ोन नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव को एंड परचेज कर सकते हैं नोट्स। अगर आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए नोट्स चाहिए हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जिस तरीके से ये क्वेश्चन अटेंड किया गया है, लाइक इन बुलेट्स, मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में एक बात आप सभी को सजेस्ट करती हूँ कि पैराग्राफ लिखने की बजाय आप जो भर भर के पैराग्राफ स्टूडेंट्स लिख देते हैं एग्जाम में, वो ना करके आप बुलेट्स में लिखें, मतलब आप पॉइंट्स में लिखें अपने आंसर को, और साथ में फ्लो चार्ट्स वगैरह जरूर बनाएं। तो जिस तरीके से यहाँ पे है कि सबसे पहले आप लिखेंगे हेडिंग, दैट इज एजुकेशन एंड फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, क्योंकि हम राइट एंड ड्यूटीज को एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। देन आर्टिकल 14, 15, 30 एंड 51 ए, तो ये हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले मेंशन करेंगे टॉपिक, जो कि हमारा बोल्ड रहेगा, मतलब आपको कैपिटल लिखना है और बड़ा बड़ा उसको लिखना है। तो ये हो जाता है हाईलाइटिंग, ये आपकी प्रेजेंटेशन होती है। तो देखिए, जितनी अच्छी आपकी प्रेजेंटेशन होगी उतने अच्छे ही मार्क्स आपको बिल्कुल मिलेंगे। सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा जो है वो हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में एंड देन उसके बाद ड्यूटीज के बारे में। देखिए, फंडामेंटल राइट्स होते हैं मौलिक अधिकार, हिंदी में मौलिक अधिकार बोला जाता है। तो ये मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार वो होते हैं जो हर एक नागरिक को, जो भी उस कंट्री में रहता है, उसको होते हैं। अगर भारतवर्ष की बात की जाए तो हमारे 6 फंडामेंटल राइट हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं जो हर एक नागरिक को, जो भी इस कंट्री का सिटीजन है, नागरिक है, उसको दिए जाते हैं। साथ ही साथ अगर कुछ फंडामेंटल राइट्स आपको दिए जा रहे हैं, आपके हक आपको दिए जा रहे हैं जो हर एक इंसान को मिलने चाहिए, तो साथ में आपका भी कोई कर्तव्य बनता है, आपकी भी कोई ड्यूटी बनती है अपनी कंट्री के प्रति। तो कंट्री जो आपको दे रही है वो है फंडामेंटल राइट्स, और आपको उन हक के बदले या आपकी जो जिम्मेदारी बनती है अपने कंट्री के प्रति, वो होती है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो बिल्कुल सिंपल है, ड्यूटीज जो आप सभी को निभानी है अपनी कंट्री के प्रति, राइट्स जो कंट्री आपको देती है। द फंडामेंटल राइट्स आर डिफाइंड एज बेसिक ह्यूमन राइट्स। देखिए, ये बेसिक ह्यूमन राइट्स बोला जाता है, और हमारी कंट्री में ही नहीं, आप किसी और भी डेमोक्रेटिक कंट्री में देखेंगे तो मौलिक अधिकार बिल्कुल दिए जाते हैं। मौलिक अधिकार को ह्यूमन राइट्स भी हम कई बार बोल देते हैं। तो ये सभी को मिलते हैं। अब देखिए, कुछ कंट्रीज हैं, बहुत कम ऐसी कंट्री हैं वर्ल्ड में जो मौलिक अधिकार नहीं देती है, जहाँ पे हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी नहीं है, जहाँ पे राजा का शासन होता है आज के समय में भी। तो वैसी कंट्रीज में मौलिक अधिकार नहीं होते हैं। वरना अगर आप देखेंगे, जैसे यूएसए है, हमारी कंट्री है, और जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पे मौलिक अधिकार सभी को दिए जाते हैं। तो ये ह्यूमन राइट्स होते हैं जो हर एक इंसान का राइट है, हर एक इंसान को मिलने चाहिए। और देखिए, ये जो राइट होते हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है, उसमें ये लिखे गए हैं। और इनमें देखिए कोई भेदभाव नहीं होता। जैसे कि हम देखते हैं कि कास्ट के बेसिस पे, बर्थ के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे बहुत भेदभाव किया जाता है। तो मौलिक अधिकारों में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, और ये मौलिक अधिकार उन सब भेदभाव को हटाते भी हैं।
तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला यहाँ पे फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी, मतलब सभी बराबर है, सबको बराबरी का दर्जा दिया जाएगा, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। और ये आपका आता है आर्टिकल 14 से 18 के बीच जो आर्टिकल्स हैं उनमें राइट टू इक्वालिटी के बारे में लिखा गया है, उनमें इसके बारे में बात की गई है कि कैसे इक्वालिटी दी जाएगी, किस किस को दी जाएगी, किस बेसिस पे दी जाएगी। तो वो सब आर्टिकल 14 टू 18 के बीच है। देखिए ये राइट्स आए क्यों इनकी जरूरत हुई, तो देखिए हर एक इंसान बराबर है। जन्म होता है जब एक इंसान का, तो कोई धर्म नहीं होता है, कोई सच रिलीजन नहीं होता है, और ये भेदभाव करना गलत होता है, चाहे वो सेक्स के बेसिस पे हो, रेस के, दैट इज कलर, गोरा है काला है, रिलीजन के बेसिस पे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्या उसका धर्म है, तो इनके बेसिस पे करना गलत है। इवन प्लेस ऑफ बर्थ, अब देखिए अगर मैं इंडिया की ही बात करूं तो साउथ इंडियंस और नॉर्थ इंडियंस में कई बार देखेंगे तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट चलता है, कुछ समुदाय के लोग होते हैं, ऐसे कुछ लोग हैं जो समझते हैं कि वो लोग साउथ इंडिया में कोई रहता है अगर वो काला है तो उनके साथ भेदभाव किया जाता है, जो कि गलत है। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ के भी बेसिस पे किया जाता है, रिलीजन के बेसिस पे भी किया जाता है, साथ में रेस के बेसिस पे भी, तो जो चीज बिल्कुल गलत है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसलिए देखिए ये चीज देखने को मिली कि ऐसे भेदभाव हो रहा है, तभी ये मौलिक अधिकार बनाए गए। तो राइट टू इक्वालिटी पहला है, दैट इज आर्टिकल 14 टू 18। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे ही आपको भी एग्जाम में लिखना है, साथ में आर्टिकल्स भी बिल्कुल मेंशन करने हैं, तो आपको ये लर्न बिल्कुल करने पड़ेंगे। सेकंड इज राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम इज आजादी, सबको हक है आजादी का। आजादी किस सेंस में, देखिए आजादी इस सेंस में कि मैं जहां रहना चाहती हूँ वहां रह सकती हूँ, अपनी सिटीजन, मतलब लाइक अगर मैं बॉर्न हरियाणा में हुई हूँ और मैं रहना चाहती हूँ कहीं ईस्ट में, लाइक सिक्किम में अगर मैं रहना चाहती हूँ, तो मुझे पूरा अधिकार है कि मैं कहीं पर भी रहूँ, मुझे आज़ादी है, मुझे घूमने फिरने की आज़ादी है, मैं किसी भी चीज़ से अगर मैं चाहूँ बाय प्लेन ट्रैवल कर सकती हूँ, ट्रेन से ट्रैवल कर सकती हूँ, प्लेन से, जिससे मेरा मन करे, तो मुझे आज़ादी है। मैं किसी भी मार्केट में जाके शॉपिंग करना चाहूँ, किसी भी मॉल में जाना चाहूँ, किसी भी मंदिर में जाना चाहूँ, तो वो मुझे आज़ादी है। तो फ्रीडम देती है मेरी कंट्री मुझे, ये वो वाला अधिकार है कि आपको आज़ादी है, हर एक ह्यूमन बीइंग जो है आज़ादी उसका अधिकार है। ये आता है आर्टिकल 19 टू 22 के बीच जितने आर्टिकल्स हैं उनमें इसके बारे में बात की गई है। देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, देखिए अगर कोई भेदभाव हो रहा है, आगे मैं आपको इसके एक बार रीड कर लेते हैं फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है आर्टिकल 25 टू 28। देन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है आर्टिकल 29 टू 30। देन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, दैट इज आर्टिकल 32। तो यहाँ तक आपको याद रखना है। तो फर्स्ट सेकंड हमने समझ लिए, अब थर्ड वाला समझते हैं। द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन प्रोहिबिट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर, चाइल्ड लेबर एंड ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स। चाइल्ड अंडर एज ऑफ 14 आर नॉट अलाउड टू वर्क। देखिए अक्सर हम देखते हैं कि एक्सप्लॉइट किया जाता है जो नागरिक होते हैं, जो ह्यूमंस होते हैं उनको, लाइक इंडिया में बहुत कॉमन है, अगर आप किसी की भी देखेंगे जॉब के आवर्स, तो वहां पे एक्स्ट्रा काम कराया जाता है और एक्स्ट्रा वेतन भी नहीं दिया जाता है। प्लस एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, जैसे लेबर्स होते हैं, अगर आपने किसी भी कंस्ट्रक्शन की साइट पे देखा होगा, आपके आसपास कोई घर बन रहा हो या मेट्रो का काम चल रहा हो या कुछ भी, तो वहां पे क्या होता है, औरत को डेली बेसिस पे कम पैसा दिया जाता है, मतलब कम वेतन दिया जाता है, और आदमी को ज्यादा दिया जाता है, जो कि गलत है। देखिए काम आप कुछ भी कराओ उनसे, आपको टाइम के हिसाब से उनको काम देना है। मजदूरी आदमी भी कर रहा है, औरत भी कर रही है, बेशक उसमें काम
हम अक्सर देखते हैं कि सामान ढोने का काम, जैसे ईंटें ढोने का काम जो होता है, सीमेंट को मिक्स करने का काम जो होता है, वो औरत को दे दिया जाता है और आदमी वहां पे घर बनाने का काम करता है, कंस्ट्रक्शन का जो मेन काम होता है। तो ऐसा नहीं है, मेन काम वही है। अगर उसको जहाँ पे ईंट है, जहाँ पे उसको चाहिए बनानी है और जहाँ पे रखी है वहां से उसको नहीं मिलेंगी, तो मेन काम हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि सेम, देखिए आदमी हो या औरत हो, उन लेबर्स को सेम वेतन दिया जाए, बिल्कुल सामान्य वेतन उनको मिले, सैलरी दैट इज। एंड साथ में अगर हम एक और एग्जाम्पल लें कि कई बार होता है, अगर किसी बैंक की आप जॉब देखेंगे या प्राइवेट कंपनीज की जॉब देखेंगे, होती जॉब 9 to 5 है, बट वर्कलोड इतना दे दिया जाता है कि इंसान रात के 9, 10, 11, 12 बजे तक भी फ्री नहीं होता है। तो वहां पे उसको कोई ओवर टाइम का पैसा नहीं मिल रहा है, पर वो काम कर रहा है, चाहे वो अपने घर से करे या ऑफिस में बैठकर ही करे। तो ये क्या है, ये एक तरह का एक्सप्लॉयटेशन है। ऐसे ही जो बच्चे हैं, देखिए 14 साल तक के बच्चों को काम करने के लिए सरकार ने मना किया है कि ना 14 साल का बच्चा काम कर सकता है, ना कोई रखेगा, चाहे वो कोई दुकान हो, कोई ढाबा हो या और कोई अन्य जगह हो। तो 14 साल से कम आयु के बच्चे काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे उनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी जाती है कि उनको पढ़ना है, वो एज पढ़ने की है। पर फिर भी हम देखते हैं, आपको अपने आसपास ही ऐसे बहुत सारे लोग देखने को मिल जाएंगे जो 14 वर्ष से कम बच्चों को काम पे रख लेते हैं, कुछ मजबूरी कह लीजिए या कुछ भी, बट ऐसा होता है। और उनका एक्सप्लॉयटेशन भी होता है, चाहे वो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की बात करें हम या फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन की। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की बात की जाए तो देखिए, हम देखते हैं हमारे आसपास एक, अगर आप कॉमन सी जगह ले लें कि लड़कियों को काम करने में बहुत परेशानी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि लड़की होने का कोई भी सेक्सुअल फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। लाइक अगर हम किसी भी जगह पर देखें, किसी ऑफिस में देखें, तो लड़कियों को एज कंपेयर टू मेल्स इसका सामना ज्यादा करना पड़ता है। तो सेक्सुअल आप एक्सप्लॉयटेशन बोल लीजिए या फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन बोल लीजिए या फाइनेंशियल के एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, तो ये बिल्कुल होते हैं। तो उसी के लिए यहाँ पे राइट की जरूरत थी, वो बिल्कुल डाला भी गया। एंड देखिए, ये हक दिलाता, अगर किसी के साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है तो वो कानूनी कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि उसके साथ गलत हुआ है और उसका हक है कि उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन ना हो, चाहे वो बच्चा हो जो 14 वर्ष से कम आयु का हो, अगर उससे काम करवाया जा रहा है तो वो भी एक्सप्लॉयटेशन है, या इक्वल वेजेस नहीं दिया जा रहा है लेबर्स को, तो वो भी एक्सप्लॉयटेशन है। तो इस तरीके से मतलब कोई भी आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है, और करता है तो आपके उसका हक है आपके पास कि आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। अगला जो मौलिक अधिकार है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो देखिए, हमारे देश में इतने धर्म हैं, और धर्म की बात नहीं की जाऊंगी, धर्म तो फिर भी लिमिटेड ही है, रिलीजन्स, कास्ट, नंबर ऑफ कास्ट है। अगर आप हिंदू में देखेंगे तो आपको इतनी सारी कास्ट मिल जाएंगी, उनकी सब कास्ट भी मिल जाएंगी, एंड सब कास्ट की भी इवन आपको सब कास्ट मिल जाएंगी। तो इतनी वैरायटी होने के बाद अब आपका, जब देखिए आप शॉपिंग करने जाते हैं तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप अगर चाहें तो पैंट ले सकते हैं, जीन्स ले सकते हैं या ट्राउजर ले सकते हैं, जो आपका मन चाहे। तो वहां पे वैरायटी है। तो ऐसे ही अगर रिलीजन में वैरायटी है तो आपको हक है कि आप कौन सा रिलीजन चुनना चाहते हो। जरूरी नहीं है कि अगर मैं एक हिंदू समुदाय में पैदा हुई हूँ, एक हिंदू फैमिली में पैदा हुई हूँ, और मुझे अगर बुद्धिज्म रिलीजन अच्छा लगता है या क्रिश्चियन रिलीजन अच्छा लगता है, तो मैं उसको फॉलो नहीं कर सकती हूँ। तो मैं बिल्कुल फॉलो कर सकती हूँ, मेरे को आजादी है कि मुझे जोन सा भी रिलीजन पसंद है मैं उसको प्रैक्टिस करूँ, उसको फॉलो करूँ। तो ये है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। साथ में यहाँ पे बात एक और भी की जाती है कि जो भी आपका रिलीजन है, आप
उसके लिए आज़ाद हैं। आप वहाँ पे जाके पूजा पाठ, अगर मैं देखिए क्रिश्चियनिटी में अगर मैं कन्वर्ट होती हूँ, उसको फॉलो कर रही हूँ, तो मैं चर्च जा सकती हूँ, और नहीं भी फॉलो कर रही हूँ तो मैं तो भी जा सकती हूँ, मुझे तब भी जाने की आज़ादी है। कोई भी मुझे मना नहीं कर सकता है, बिकॉज़ वो मेरा मौलिक अधिकार है, वो मेरा बेसिक फंडामेंटल राइट है। तो आपको बिल्कुल आज़ादी है, आप कौन से रिलीजन की बुक्स पढ़ना चाहते हो, कौन सा रिलीजन फॉलो करना चाहते हो, कौन से मंदिर में या कौन सी जो धार्मिक स्थान है वहाँ पे जाना चाहते हो। देन अगला है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कि आपको आज़ादी है एजुकेशन की और कल्चर की। द कल्चर एंड एजुकेशनल राइट preserve the right of any section of citizens to conserve their culture। देखिए सभी को अपना कल्चर दैट इज संस्कृति पसंद होती है। अगर आप अपनी संस्कृति को बचाए रखना चाहते हैं, उसको प्रिजर्व करके कंजर्व करके रखना चाहते हैं, तो आपको उसकी बिल्कुल आज़ादी है। इसके लिए एग्जाम्पल बहुत अच्छा मैं आपको देना चाहूंगी। अगर हम देखें तो हमारे देश में अलग अलग स्टेट में अलग अलग ड्रेसेस होती हैं, अलग अलग हम बोले तो कपड़े हैं। जैसे कि हरियाणा में आदमियों के लिए कुर्ता पजामा है, और वहीं पे अगर आप साउथ में कंपेयर करेंगे तो केरला में अगर एग्जाम्पल लें तो वहां पे लुंगी होती है। तो यहाँ पे उनको बिल्कुल हक है, लाइक ट्रेडिशनल अगर वुमेन की क्लोथिंग की बात की जाए तो हरियाणा में दामन होता है, उसके ऊपर अपना ट्रेडिशनल जो चुंदड़ी होती है वो पहनी जाती है। ऐसे ही साउथ में साड़ीज होती है, सिल्क की साड़ीज जो बहुत फेमस है। तो उन लोगों को हक है, वो अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। मुझे कोई मना नहीं कर सकता कि मैंने ये ट्रेडिशनल ड्रेस क्यों पहनी है, या ट्रेडिशनल खाना है, अगर मैं अपना खाना, जरूरी नहीं है अगर हरियाणा का जो फेमस खाना है, जो उनका कल्चर है, वो वहीं पे ही मैं फॉलो कर सकती हूँ, वो खाना मैं वहीं पे खा सकती हूँ। अगर मैं गुजरात में भी रहती हूँ और अपना हरियाणा का कल्चर प्रिजर्व करके कंजर्व करके रखना चाहती हूँ, तो बिल्कुल रख सकती हूँ। तो इस चीज की मुझे आजादी है। लैंग्वेज हुई या स्क्रिप्ट हुई, लाइक हम देखते हैं बहुत लोग जो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में बहुत तरह तरह के लोग हैं जो अलग अलग स्टेट से आए होते हैं। तो आप देखते होंगे यहाँ पे जो गुजरात से आया है वो गुजराती बोलता है, जो नॉर्थ ईस्ट से आया है वो अपनी लैंग्वेजेस बोलते हैं, कोई अगर साउथ से आया है तो वो मलयाली, तमिल, इन सब लैंग्वेजेस आपको देखने को मिलेगी और बिहार से आया है तो बिहारी बोल रहा है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कल्चर लैंग्वेज को, जो आपकी कल्चर की लैंग्वेज है, वेशभूषा है उसके, या खाने की जो भी चीजें हैं, कुछ भी चीज कह लीजिए कल्चर की, आप उसको कंजर्व करके रख सकते हैं। आपकी चॉइस है आप उस कल्चर को कहाँ कब फॉलो करना चाहते हैं। आगे बात करेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। यहाँ पे एक पॉइंट हमने छोड़ दिया, वो है एजुकेशनल राइट्स की। एजुकेशन भी देखिए हमारा मौलिक अधिकार है। जो भी बच्चा 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच होता है, उसको अधिकार है कि उसको एजुकेशन लेनी ही लेनी है, और उसको फ्री एजुकेशन जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें दी जाएगी। तो ये है एजुकेशनल राइट्स और कल्चरल राइट्स। नेक्स्ट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। देखिए अब ये जो राइट है, ये राइट आपको सुनिश्चित करता है कि जितने भी 5 राइट्स हैं, देखिए जिन भी इन मौलिक अधिकारों के बारे में बात की गई है, अगर इनमें से कोई भी राइट फॉलो नहीं किया जाता है, मतलब इन राइट्स को आपको कोई भी करने से या आपका ये हक मारता है, लाइक अगर एजुकेशन का राइट है कोई आपको उससे रोकता है, आपके पास राइट टू फ्रीडम है उससे कोई आपको रोकता है, रिलीजन राइट से रोकता है, या अन्य किसी आपके मौलिक अधिकार को तोड़ता है या आपको एक्सप्लॉइट करता है, जो आपको इन सब लेने में बाधा आती है, इन राइट्स में जो भी खंडन करता है, बीच में बाधा बनता है, तो अब उन लोगों के लिए क्या किया जाए। लाइक मुझे आज़ादी है कि मैं कहीं पे भी ट्रैवल कर सकती हूँ, कोई भी धर्म को फॉलो कर सकती हूँ, और ऐसा मुझे कोई नहीं करने दे रहा है। जो
एक बाधा है मेरे मौलिक अधिकारों में और वो इंसान गलत कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? तो देखिए, ऐसी सिचुएशन में मुझे आज़ादी है कि मैं कोर्ट तक जा सकूं और वहां पे इसके खिलाफ केस कर सकूं। साथ में जो मेरे को मेरे मौलिक अधिकार हैं वो नहीं मिल रहे हैं, उनको वापस ले सकूं। क्योंकि यहाँ पे ये चीज गलत है कि अगर मुझे कोई भी या किसी भी तरह से रोका जा रहा है मेरे मौलिक अधिकारों को लेने से, उसके बीच में जो भी आ रहा है उसके खिलाफ अगर मैं कार्रवाई करना चाहूँ, कोर्ट में केस करना चाहूँ तो वो कर सकती हूँ। और वो है राइट टू, सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम है लैपटॉप में, तो वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब मुझे हक है कि मैं अपने सारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सुनिश्चित कर सकूं, उनको मैं प्राप्त कर सकूं। तो ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसको लास्ट में इसलिए डाला गया है। तो भारतीय संविधान में जितने भी मूल अधिकार हैं उनको सुनिश्चित करता है ये वाला राइट, जो कि है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब बात करेंगे, देखिए फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। अब बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज की, जो कि आती है आर्टिकल 51A के अंडर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज यहाँ पे मेंशन्ड है, आप इसी तरह से फ्लो चार्ट बनाएं अपने एग्जाम में, ये आपका एक पेज पे प्रॉब्ली आ जाएगा एंड इस तरीके से ही आपको करना है फंडामेंटल ड्यूटीज को। अब देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती हैं। अब मेरा देश मुझे इतने सारे अधिकार दे रहा है, इतने सारे हक दे रहा है, तो मेरी भी कोई जिम्मेदारी बनती है मेरी कंट्री के प्रति, मेरे देश के प्रति। तो वही है फंडामेंटल ड्यूटीज, जो नागरिकों की ड्यूटीज है। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। एंड अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। अब देखिए जो आइडियल्स हैं, मतलब जिन लोगों ने भूतकाल में बहुत कुछ किया है मेरी कंट्री के लिए, जैसे कि स्वतंत्रता सेनानी है या जो एक्स प्राइम मिनिस्टर्स हैं या प्रेसिडेंट्स हैं या और कोई भी है जो आइडियल रहे हैं कंट्री के लिए, तो उनकी रिस्पेक्ट की जाए। लाइक बहुत बार हम देखते हैं स्वतंत्रता सेनानी जो थे उनके लिए लोग कुछ भी बोल देते हैं, तो वहां पे आप अपनी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं, वो आपको करना है। आपको जो आइडियल्स हैं जैसे कि गांधी जी या जवाहरलाल नेहरू हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी है या और कोई भी आइडियल है जो कंट्री के लिए जिन्होंने कुछ काम किया है, या हमारी पुलिस हो गई या हमारे देश के सैनिक हो गए, तो उनके लिए आपको रिस्पेक्ट दिखानी है। साथ में इंस्टीट्यूशंस के लिए और नेशनल फ्लैग और एंथम के लिए, देखिए हमारी कंट्री का जो झंडा है उसके प्रति हमें हमेशा रिस्पेक्ट दिखानी है, और जो हमारा राष्ट्रीय गान है उसके लिए भी। अगली बात यहाँ पे की जा रही है, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवेरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो देखिए हमारे देश में सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी बनी रहे, जो कि है भाईचारा, सच्चाई, एकता, ये सब बनी रहे, तो वो भी हमारा कर्तव्य है हमारी कंट्री के प्रति। नेक्स्ट इज टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। अब देखिए भाईचारा, दोबारा से यहाँ पे ब्रदरहुड की बात हो रही है। अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, सभी लोगों में आपस में मिलजुल कर रहें, चाहे वो अलग अलग रिलीजन से हों, अलग अलग भाषाओं से हों। और टू रिनाउंस द प्रैक्टिस डेरोगेटरी ऑफ द डिग्निटी ऑफ वुमेन। और जो देखिए औरतों के प्रति सम्मान है, औरतों के लिए एक इज्जत है, वो बनी रहे, औरतों की रिस्पेक्ट करें। तो ये सब हमारा फंडामेंटल राइट, हमें फंडामेंटल ड्यूटीज हमें मतलब है हमारी, एंड ये सब करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं देखिए आप आगे भी और भी डिस्कस करेंगे हम, तो आप पाएंगे कि ये हम करते नहीं हैं। जैसे कि नेशनल एंथम अगर कहीं प्ले हो रहा है
तो चाहे वो एक मॉल में प्ले हो रहा हो या और कहीं, तो लोग जस्ट निकल जाते हैं। लाइक अगर स्कूल की बाउंड्रीज के बाहर तक भी आवाजें आ रही होती हैं, तो इट इज इम्पोर्टेंट कि वहां पे भी लोग खड़े हो जाएं। सिर्फ 52 सेकेंड्स की बात होती है, ज्यादा से ज्यादा 1-2 सेकंड ऊपर नीचे हो जाता है, बिकॉज बच्चे लर्न कर रहे होते हैं, बट लोग ऐसे ही जा रहे होते हैं और उसको फॉलो नहीं करते हैं अपनी ड्यूटीज को, जो कि गलत है एंड बिल्कुल करना चाहिए। आगे और डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। देखिए, अब हमारी जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, जैसे कि फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, तो इन सबको हमें प्रोटेक्ट करना है। अब इसमें कोई भी, देखिए अगर हम गंगा रिवर की बात करें, तो लोग अपनी आस्था के चक्कर में वहां पे इतना कुछ डाल देते हैं कि वो एक वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर आज के टाइम में बन चुकी है। तो वो रिवर नेचर ने हमें दी है, हमारी कंट्री में है, तो हमारा कर्तव्य है उसको साफ रखना, बट ऐसा हो नहीं रहा है। ऐसे ही फॉरेस्ट है या आपके घर के आसपास भी कोई पेड़ है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको खराब ना करें। कोई पार्क है, उसको मेंटेन करके रखें। पब्लिक प्रॉपर्टी है, मतलब जैसी आपको मिल रही है आप उसको नुकसान ना पहुंचाएं, उसका अच्छे से, जो आपका एक अच्छे तरीके से यूज करने का हक है वैसे ही करें। अब जैसे देखा जाता है पार्क वगैरह में गमले रख दिए जाते हैं, तो लोग वहां से चोरी कर लेते हैं। कुछ अच्छे फूल है तो लोग वहां से तोड़ लेते हैं, तो वो अलाउड नहीं है। अगर आपको फूल चाहिए तो आप फ्लावर शॉप पे जाइए और वहां से खरीदिए। आपको पार्क से उन फूलों को तोड़ने का हक बिल्कुल नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें पता भी नहीं होती हैं कई बार, और हम अनजाने में भी कर देते हैं। तो पब्लिक प्रॉपर्टी जो है उनको अच्छे से रखना, जैसे कि पब्लिक प्रॉपर्टीज मार्केट्स हो गई या पार्क्स हो गई या अदर कोई प्लेस हो गई, तो उसको सुनिश्चित करें आप कि उसको अच्छे से आप रखें। Then to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for the freedom, जैसे कि स्वतंत्रता सेनानी है जो आइडियल्स हैं उनकी बिल्कुल रिस्पेक्ट करें। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। देखिए, कभी इमरजेंसी के टाइम पे अगर जरूरत पड़े, कंट्री आपसे जैसी मांग करे अपने हित में, वैसे आपको करना भी है। लाइक अगर कोई कंट्री अटैक कर देती है आपकी कंट्री पे, तो आपका हक है कि उस टाइम पे आप कंट्री की हेल्प करें। जैसे कि देखिए, पहले के टाइम में होता था, राजा महाराजा जो होते थे, अगर राजा एक क्षेत्र का राजा है और दूसरे क्षेत्र का राजा उस पे हमला कर देता था, तो वो अपनी प्रजा की हेल्प मांगता था। अपने जो लोग थे तो वो आके हेल्प करते थे, ताकि उस राजा को ही वहां पे, मतलब और कोई राजा कब्जा ना कर ले उस क्षेत्र पे। तो लोग स्वतंत्र, जो उनके सैनिक होते थे, उनके साथ मिलकर मदद करते थे। तो इस तरह से आप कंट्री की हेल्प करें जब भी जरूरत पड़े कंट्री को। नेक्स्ट इज टू वैल्यू। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि कोविड के टाइम पे जरूरत पड़ी थी कि सभी अपने घरों पे रहे, सरकार ने बोला था, तो वहां पे लोगों ने देखिए कितना अच्छे से रोल निभाया। तो लोगों ने बात मानी, लॉकडाउन का पालन किया और अपने घर पर ही रहे। मेजॉरिटी में लोग, देखिए अगर हम बात करेंगे 90% लोग जो थे वो घरों पर रहे और उन्होंने बात ये मानी। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। देखिए, जो हमारी हेरिटेज है, जो जैसे कि आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं जो हमारी कंट्री की शान बढ़ाती हैं। ताजमहल जो 7 वंडर्स में से है, तो ऐसी चीजों को प्रिजर्व करके रखें। जो कल्चर है हमारे, जिनके लिए हम फेमस है, हमारी कंट्री फेमस है, उनको तो एटलीस्ट प्रिजर्व करके बिल्कुल रखा जाए और उनकी वैल्यू की जाए। नेक्स्ट इज टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो यही सब बातें, देखिए ह्यूमैनिटी बनी रहे, स्पिरिट हो एक इंक्वायरी की, लाइक आरटीई वगैरह है, कि अगर ये भी अधिकार जो है कि अगर मैं कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहती हूँ, मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, वो भी है। तो साथ में ये सब, मतलब आपके अंदर एक स्पिरिट बनी रहे साइंटिफिक, यहाँ पे बात ड्यूटीज की हो रही है, वैसे एक भाईचारा सा बना रही है। देखिए, यही बातें रिपीटेड हो रही हैं और अच्छी तरीके से हर एक फंडामेंटल ड्यूटी उनको बता रही है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम। टू नेक्स्ट इज टू स्ट्राइव
towards excellence in all spheres of the individual and collective activities so that the nation constantly rises to higher level of endeavor and achievement कि देश की प्रगति होती रहे तो इस तरीके से मिलकर काम किया जाए हमारे द्वारा, हर एक नागरिक द्वारा। तो देखिए ये टॉपिक था फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज का। ड्यूटीज अगर आप सभी नहीं लिख पाते हैं, अगर आपको याद नहीं रहती है, आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, वरना आप एटलीस्ट 6 to 8 तो एटलीस्ट लिखें ही। तो यहाँ पे 6 मिनिमम है कि आप इतनी ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज बिल्कुल लिखें इलाबोरेट करके, या आप चार्ट बना सकते हैं इसी तरीके से अगर आप इलाबोरेट नहीं करना चाहते हैं तो। इस तरीके से अगर आप अटेंड करते हैं इस आंसर को तो आई एश्योर यू 16 में से 12 मार्क्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे। बट मेक श्योर आप प्रॉपर स्पेसिंग करें, आपकी जो हेडिंग्स हैं उनको अंडरलाइन करें, उनको बोल्ड करें, वरना एंड अगर आपकी जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है उसमें अलाउड है तो आप ब्लैक पेन से अपनी हेडिंग्स लिखिए एंड ब्लू पेन से अटेंड करिए आंसर। अगर अलाउड नहीं है तो आप ब्लू पेन से ही हेडिंग लिख के पेंसिल से ही आप ब्लू पेन से ही उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी प्रेजेंटेशन की चीजें हैं जो आपको हेल्प करती हैं अच्छे मार्क्स लाने में। अगर आप देखिए एक पैराग्राफ लिख देते हैं, कोई हेडिंग नहीं है एंड कुछ अंडरलाइन नहीं किया है, तो वहां पे आपको 8 to 9 मार्क्स ही मिल पाएंगे अगर आपने क्वालिटी कंटेंट लिखा है तो। लेकिन साथ में अगर आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी होगी तो आपको डेफिनेटली 10+ मार्क्स तो जरूर मिलेंगे। तो ये था टॉपिक हमारा फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज का। कोई भी डाउट आपके मन में इस टॉपिक से रिलेटेड हो सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैंने अपनी साइड से पूरे अच्छी तरह से ट्राई किया है बिकॉज बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये टॉपिक अपने आप में ही एक डिस्कशन का पार्ट है। इसको बहुत शॉर्ट में करना पॉसिबल है ही नहीं एंड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने नहीं की है बिकॉज हमें सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करना था कि कितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इम्पॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन होना और कितना आपको लिखना है। तो यही था इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ में अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो फोन नंबर गिवन है सेल्स एग्जीक्यूटिव का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। So thank you for watching this video and do share this video with your friends and subscribe to my YouTube channel which is Being a Best Teacher. Thank you.